हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 और 12th क्लास करने जा रहे हैं। तो कुछ एक टर्म्स इनमें से मैंने डिस्कस कर ली थी आपके साथ। आज एक बार मैं रिपीट कर देता हूं और 2 या 3 नए टॉपिक हमें और आगे आज पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम चले थे R इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन L, R इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the wire through which the current is flowing. By on combining both these we get R is directly depend upon L by A, or it can also be written as, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कि कांस्टेंट, और वो क्या रहेगा आपका रो, विच इज इक्वल टू, तो आपके पास R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे जो रो है दैट इज द रेजिस्टिविटी, और आपको पता है ये डायरेक्टली डिपेंड का जो सिंबल है इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट। इट मींस रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुई जो कि कंडक्टर की लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which doesn't depends upon length, area of cross section or amount of the material used। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर के साथ इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है, अदरवाइज एरिया का और लेंथ का और अमाउंट ऑफ द मटेरियल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। द रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज डिफरेंट। तो यहाँ से आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं जो कंडक्टर यूज कर रहा हूँ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और लेंथ 1 मीटर ले लूं, देन रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। यानी रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग area of cross section unity and also unit length। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। तो बहुत से क्वेश्चंस आपने इस तरह के पढ़े हैं, तो उन्हीं में से 2 क्वेश्चन मैं आपको कल के लिए यानी इस वीडियो के जस्ट बाद के लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम किसी वायर के रेडियस को, किसको, if the radius of a wire is double, then how its new resistance and new resistivity are changed। यानी इनिशियली आप कोई भी नाम दे के चल दीजिए और उसके बाद डबल करने के बाद, रेडियस को डबल करने के बाद नया रेजिस्टेंस क्या होगा और नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। एक क्वेश्चन और है, if area of cross section is double, यानी A dash is equal to 2A, area of cross section, नया जो area of cross section है, पहले A था, नया मैं कह रहा हूँ कि 2A हो गया, and its length is L by 2, यानी पहले लेंथ L थी और नई लेंथ L dash होगी जो कि किसके बराबर है, L by 2 के बराबर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। वही नया रेजिस्टेंस और नई रेजिस्टिविटी यहाँ पे भी आपको निकाल के दिखानी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन इजी बहुत है जो आपको सभी को आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका कर लेते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या रहेगी। तो इसकी SI यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं
एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगी, जो जर्नल इक्वेशन होती है, जो जर्नल इक्वेशन क्या है इसकी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी LAR। तो इसको मैंने चेंज करके ये बनाया, तो यहाँ से आपकी एसआई यूनिट बनेगी। तो रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, इससे ये कैंसिल, तो इसकी एसआई यूनिट होगी है ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अमाउंट ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी और विच इज इक्वल टू J। तो देखिए मैं उस दिन भी बता चुका हूँ आपको, J इज इक्वल टू I/A होता है। जो A होता है ये इसका केवल और केवल हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। किसके परपेंडिकुलर? टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें पढ़ा है I इज इक्वल टू क्या अपॉन में T भी होता है और A। तो आपके पास J की वैल्यू बन गई है, J इज इक्वल टू I अपॉन में A, यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया दैट इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of electric current, or the amount of charge flowing through the given conductor in 1 second on the perpendicular component of area of cross section of that conductor is equal to current density। तो यहाँ पे शायद मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसको जो एक्चुअल फॉर्म में अगर आप लिखोगे J इज इक्वल टू I अपॉन में A कोस थीटा। इस तरह से मैंने डायग्राम आपका बनाया था। सपोज इस तरह से कोई एरिया मैंने ये करंट की डायरेक्शन इसमें रख दिया, तो इसका हमें कंपोनेंट लेना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ यहाँ पे बनेगा, तो ये एंगल मेरे को चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया था, ये ऐसे कर दिया था इस तरह से, और एक कर दिया था ऐसे। तो ये अगर आपका एरिया है तो इधर आया था A कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, A कोस थीटा। ऐसे ही अब आपको इसकी एसआई यूनिट से बनानी है करंट डेंसिटी की, तो साफ साफ दिख रहा है I अपॉन में A से आप बना सकते हो। I मीन्स एम्पियर और A मीन्स एरिया। तो एम्पियर और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसी का नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। नाम से ही पता चल रहा है G इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस में आप पढ़ते थे ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे कंडक्टेंस में, हाउ इजी द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी इजीनेस को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ये आ गया आपका ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, MHO, यानी इसको उल्टा भी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, इसको भी उल्टा कर सकते हो सिंबल को। इनमें से कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हो। मो इसकी यूनिट होती है, और ऑल्सो सीमेंस, सीमेंस भी इसकी एसआई यूनिट होती है। ये सभी आपकी सिमिलर हैं, ये सारी की सारी यूनिट आपकी सिमिलर है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और विच इज इक्वल टू 1 बाई रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आप इसके एसआई यूनिट की बात करो तो देखिए, इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 बाई ओम मीटर, ओम मीटर। तो ओम का उल्टा होता है मो,
ओम का उल्टा क्या होता है, मो, यानी सिंबल को मैं उल्टा कर रहा हूँ। और इसका क्या होगा, मीटर इनवर्स। तो मो मीटर इनवर्स इसकी SI यूनिट होती है। तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस और सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी वैल्यूज। फर्स्ट वन इज कंडक्टर। तो आप पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर्स की डेफिनेशन और कंडक्टर्स के बारे में 6th-7th क्लास से। दोज मटेरियल which are allow the electric current to pass through them or which easily conduct the electric current through them are known as conductors. The resistivity of conductor is lies between 10 raised the power -8 ohm meter to 10 raised the power -6 ohm meter. अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू इनके बीच में लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते। किसी भी सबस्टेंस की अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू इनके बीच में लाई करे तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर वगैरह जो भी है ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद आता है आपका इंसुलेटर्स। दोज मटेरियल्स विच नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम और द मटेरियल्स having the resistivity value more than 10 raised the power 4 ohm meter। जिन भी substances की रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 raised the power 4 ohm meter से ज्यादा हो, मोर देन, इससे ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, इससे हो तो क्या बोलेंगे, उसको इंसुलेटर बोल लेंगे। बहुत सारे ऐसे आपके मटेरियल्स हैं जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 रेज़ द पावर 14 से 10 रेज़ द पावर 16 तक भी मिल जाती है। जैसे रबड़ वगैरह जो होते हैं, हार्ड रबड़ वगैरह, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। तो जिन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी किस किस के बीच में लाई करे, 10 रेज़ द पावर 4 और 10 रेज़ द पावर -6 के बीच में, 10 रेज़ द पावर 4 एंड 10 रेज़ द पावर -6 ओम मीटर के बीच में, यानी इनके इंटरमीडिएट अगर लाई करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमन कमर्शियल रजिस्टर। तो मेनली रजिस्टर्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज वायर बाउंड रजिस्टर्स एंड सेकंड वन इज कार्बन रजिस्टर्स। तो ये जो वायर बाउंड रजिस्टर्स हैं ये आपका देखा हुआ भी है। जनरली किसी एलॉय के वायर को वाउंड किया जाता है, एलॉय लाइक कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और नाइक्रोम। इन वायर्स को वाउंड किया जाता है। जनरली ये जो एलॉयज होती हैं ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं, यानी टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर देखने को नहीं मिलता। ये जैसे आप रेजिस्टेंस बॉक्स आपका देखा हुआ है फिजिक्स लैब में, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें मैंने बताया था आपको, एक टर्मिनल तो ऐसे होते हैं, दो टर्मिनल जिनके ऊपर कनेक्शन किए जाते हैं, उसके बाद उनके बीच में ऐसे आपकी प्लेट सी लगी होती है, फिर यहाँ पे एक नोड डलती है, फिर प्लेट लगी होती है, फिर नोड डलती है, फिर प्लेट लगी होती है, ऐसे ये कंप्लीट कवर किया हुआ होता है और नोड ऐसे डाल दी जाती है इसमें, और इनके बीच में होता है गैप। तो जो अंदर का डिजाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है और इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग की हुई होती है, ऐसे इसके ऊपर क्या की हुई होती है, वाइंडिंग। तो अगर मैं इस नोड को लगाता हूँ तो ये रेजिस्टेंस 0 रहता है, यानी उसको ऊपर का जो टर्मिनल्स बनाए हैं उनके थ्रू आपका करंट डायरेक्टली फ्लो कर जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो करंट का जो
रास्ता रहेगा, पाथ रहेगा, वो क्या रहेगा, वो यहाँ से होता हुआ इसमें और फिर इसमें से आपका यहाँ जाएगा, ऐसे ही आपका नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर नेक्स्ट बी निकाल दूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगोगे, सीरीज में। तो ऐसे रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर यूज किया गया है वो किस टाइप का होता है, वायर बाउंड रजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, और जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें वाइवा वगैरह होते हैं, तो उसमें आपका रेजिस्टेंस बॉक्स की नॉलेज आपको है या नहीं, तो उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कौन से रजिस्टर यूज किए जाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में, वायर बाउंड रजिस्टर, और इस तरह से वायर इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन रजिस्टर, लेकिन इसमें कमी है वायर बाउंड रजिस्टर में। अगर हमने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी मिलियंस और ट्रिलियंस हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो उसके लिए यहाँ पे जो वायर की लेंथ होगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके कारण उसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसको हैंडल करना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आता है नेक्स्ट, जो कि ये मान के चलिए कि इसका एडवांस है, कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर्स में जनरली 3 चीजों का मिक्सचर होता है। एक तो होता है आपका कार्बन ब्लैक, दूसरा होता है क्ले, और तीसरा होता है आपका रेजिन, जिसको हम ये समझिए कि किसी चीज को आपस में बाइंड करने के लिए यूज करते हैं, हम कह सकते हैं रेजिन बाइंडर होता है आपका। ये 3 चीजें आपस में मिक्स की जाती हैं और फिर किसी डिवाइस, यानी जनरली उसको डाई बोलते हैं। ये आपकी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि ये शेप डिजाइन करनी है, तो ये चाबी होती है, की जो होती है ना आपकी, इसकी शेप डिजाइन कैसे की जाती है, उसके ऊपर एक डाई ऐसे प्रेस की जाती है। तो इसी एक डाई की हेल्प से इन सभी को प्रेस किया जाता है, और बाद में इसकी शेप को बदलने को बोलते हैं, इसको मोल्ड कर दिया जाता है सिलेंड्रिकल रोड की शेप में। किसकी शेप में, सिलेंड्रिकल रोड की शेप में। इसका अगर मैं बात करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये इसका एडवांस है, इससे इजीली मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है एंड चीपर होता है, यानी सस्ता भी है, छोटा साइज भी होता है, और ऐसी दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं बनी होती जिसमें कार्बन रजिस्टर्स का यूज ना हो। अगर कार्बन रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो आपका क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, और वो होता है जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आप कैसे सोल्व करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए अगर कार्बन रजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया है तो 2 नंबर का बोनस आपको मिला है। इट मीन्स वो किसी भी बच्चे के कभी भी नहीं कटते हैं। एक तरीका है उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का, वो अभी हम सीख लेते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर्स के लिए कलर कोड यूज किया जाता है। तो वो कलर कोड होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये वर्ड यूज कीजिए बी, ये है आपका रोय, बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट। तो यहाँ पे देखिए कलर है, सबसे पहले बी से शुरू हो रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक, जिसको किससे लिखेंगे, बी से। नेक्स्ट वन इज ब्राउन, इसको भी आप किससे लिखोगे, बी से। उसके बाद आता है आपका रेड, किससे लिखोगे, आर से। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज, किससे लिखोगे, ओ से। उसके बाद आता है आपका येलो, किससे लिखोगे, वाई से। उसके बाद आता है आपका ग्रे, किससे लिखोगे, जी से। उसके बाद आता है बी, जिससे लिखना है आपको ब्लू, बी से। उसके बाद आता है आपका वी, वी से लिखते हैं वॉयलेट। उसके बाद आता है आपका जी, जी से लिखते हैं, तो आपका एक है ग्रे और एक होता है गोल्ड। हाँ, गोल्ड होना चाहिए जिससे, हाँ ठीक है। एक होता है आपका एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपका पहले ग्रीन आना चाहिए था, ये ग्रीन है। अब आएगा आपका ग्रे, जी से। पहले ग्रीन आता है, फिर ग्रे आता है, और उसके बाद आता है व्हाइट। ठीक है, तो देखिए नंबर आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आते हैं आपके मल्टीप्लायर, 10 रेज द पावर 0, 10 रेज द पावर 1, 10 रेज द पावर 2, 10 रेज द पावर 3, 10 रेज द पावर 4, 10 रेज द पावर 5, 10 रेज द पावर 6, 10 रेज द पावर 7, 10 रेज द पावर 8, 10 रेज द पावर 9। उसके बाद आते हैं आपके दो कलर और उनकी टॉलरेंस। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, जो आपका रजिस्टर जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, गोल्ड, उसके लास्ट में एक कलर और मिलेगा, या तो गोल्ड मिलेगा या सिल्वर, या उसका कोई कलर नहीं होता, नो कलर। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होती है ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, और नो कलर के लिए होता है ±20%। तो सबसे पहला काम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो बहुत इजी है टेबल तो याद करनी, आपको याद हो भी गई होगी। उसके बाद आता है आपका इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो कलर कोड को सोल्व करने के लिए दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहले टाइप का हम देख लेते हैं। इस तरह से आपके पास कोई रजिस्टर दिया गया है सिलेंड्रिकल, ऐसे उसमें दो वायर हैं, यहाँ पे इस तरह से इसमें रिंग होती है, यानी कलर्स होते हैं। तो सपोज यहाँ पे आपका है येलो कलर, उसके बाद है आपका ग्रीन कलर, और उसके बाद है आपका रेड कलर। इस तरह से कलर गिवन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो कलर। तो आपको बताना है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला जो कलर है उसका लिखते हैं नंबर। तो पहला कलर है येलो, और येलो का नंबर होता है 4। उसके बाद है आपका ग्रीन, तो ग्रीन का भी हम क्या लिखेंगे, नंबर ही लिखेंगे। इन दोनों के लिख दिए मैंने नंबर। उसके बाद इनटू रेड, रेड आपका है 2, तो इसका लिखते हैं मल्टीप्लायर, 10 रेज द पावर 2। उसके बाद प्लस माइनस, और ये है आपका नो कलर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 20%। ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से आपको बाकी और वैल्यूज भी यूज करनी है। इससे पहले आपको इसके ऐसा यूनिट यूज करनी पड़ती है, फिर प्लस माइनस 20% हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह से एक वैल्यू मेरे पास गिवन थी, और उसके कलर बताने हैं मेरे को, और वो वैल्यू गिवन थी 52 × 10 रेज द पावर 6 ओम ±5%।
ये लिखा मिल जाएगा। तो इससे आपको कलर्स के बारे में बता देना है। तो पहली रिंग का कलर 5, यानी 5 पे क्या आ रहा है आपका ग्रीन, तो ग्रीन। उसके बाद दूसरी रिंग आपका है 2 पे आ रहा है आपका रेड। उसके बाद मल्टीपल है 10 रेज़ द पावर 6, ये किसका है ब्लू का। और उसके बाद है ±5%, तो ±5% किसके लिए है गोल्ड के लिए। तो आप ये डिजाइन करके दिखाना होता है कि रजिस्टर आप बना दीजिए। तो आप क्या करोगे, जिस तरह से मैंने उसमें रिंग बनाई थी ऐसे ही आप इसमें रिंग बनाओगे, 3 रिंग बनेंगी और यहाँ पे क्या आएगा आपका गोल्ड कलर। तो ये आपका ग्रीन लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि जी से 2 आते हैं, रेड R से काम चल जाएगा, B बहुत से हैं इसलिए ब्लू भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बस ये 2 टाइप होते हैं कार्बन रजिस्टर्स में। ये तो थी मतलब एक तरीके से 2 टाइप, एक तरीके से 2 टाइप, न्यूमेरिक वैल्यू से कलर्स बनाना और कलर्स से न्यूमेरिक वैल्यू बनाना। सेकंड टाइप अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ये है आपका सेकंड टाइप और सेकंड सिस्टम। यानी आजकल जो कार्बन रजिस्टर्स हैं वो आपने देखे भी होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। एक तो जैसे मैंने पहले वाला जो अभी आपको बताया था कि अलग अलग कलर मिलते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं बिल्कुल सीधे ऐसे होते हैं, छोटा सा डॉट लगा होता है, उसके ये एंड होते हैं और एक ही रिंग होती है उसमें। इस तरह के आजकल ज्यादा यूज होने लगे हैं। तो ये एक सेकेंड टाइप है इसको सोल्व करने की। तो देखिए इसमें भी आपका तरीका वही है, बॉडी एंड डॉट और रिंग, वही 4 चीजें होगी, 1 2 3 4 एंड दोनों तरफ कोई जो। कई बार क्या होता है कि एक ही एंड का कलर देते हैं, एक पे कलर नहीं देते हैं, तो आपको एक एंड का देखना किसी का भी, लेकिन ज्यादातर केसेस में दोनों एंड एक ही कलर के होते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसका कलर अलग मिल जाए इसका अलग, एक का ही कलर मिलेगा और एक के बाकी बचा हुआ जो बॉडी है उसी का ही कलर होता है, यानी जो बॉडी का कलर है वही दूसरे एंड का कर देते हैं। जो डिफरेंट कलर होता है बॉडी से डिफरेंट होता है वो आपको लेना होता है। तो इसमें भी तरीका क्या होता है, देखिए आपको इस तरह का रजिस्टर मिलेगा, आपको ये सारी चीजें उसमें फाइंड आउट कर लेनी है। फाइंड आउट करने के बाद पहले नंबर पे बॉडी, दूसरे नंबर पे एंड, तीसरे नंबर पे डॉट और चौथे नंबर पे रिंग। वही है, पहले 2 के क्या लिखोगे वैल्यू नंबर लिखोगे, दूसरे तीसरे का मल्टीप्लायर और चौथे का प्लस माइनस, चौथा होता है टॉलरेंस प्लस माइनस, तो चौथे नंबर पे ये रिंग आती है। फॉर एग्जांपल ऐसे गिवन 3 2 5 और इधर आपका ये तो आपका इसका तो कलर गिवन मिलेगा, कोई भी जैसे गोल्ड मिलेगा, इस तरह से आपको ये मिलेगा। तो आपको इससे रेजिस्टेंस बनाना, कलर बताने हैं आपको, ठीक है। तो पहले आप देखोगे कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 रेज़ द पावर 5। तो वो ये 3 नंबर पे क्या आ रहा है, नंबर इस 3 किसका, यानी वैसे ऐसे काउंट करके देखोगे चौथे नंबर पे, क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू होगी। और तीसरे नंबर पे यानी जिसका न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, नंबर 2 है, वो क्या है, वो कलर आप लिख दोगे, या फिर आपको कलर लिखे हुए मिल जाए। तो कलर का सीक्वेंस आपको यही है कि बॉडी का जो कलर होता है उसको यहाँ लिखिए, सपोज बॉडी येलो है एंड रेड है, डॉट आपका ब्लैक कलर का है और रिंग आपकी सिल्वर है। तो अब इन वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसका क्या लिखोगे नंबर, सपोज इसका नंबर 3 है, उसके बाद रेड, सपोज इसका नंबर 5 है, इनटू 2 आपको क्या लिखनी है वैल्यू, ब्लैक तीसरा क्या है ब्लैक, सपोज ब्लैक 3 नंबर पे आ रहा है तो पावर क्या कर दोगे 3 या 2, जो भी जितने भी नंबर पे आ रहा है, फिर क्या करोगे, ये तो हो गया ओम में, फिर प्लस माइनस आप क्या करोगे। अब रिंग का कलर कैसा है सिल्वर, तो गोल्ड के बाद आता है सिल्वर, यानी प्लस माइनस 10%। इस तरह से आपको ये सोल्व कर देना, बस ये माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए, बॉडी एंड डॉट रिंग, बॉडी एंड डॉट रिंग, बॉडी एंड डॉट रिंग। तो इस टाइप के आपके बहुत से न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, बहुत इजी उनको मैं मान के चलता हूँ। वो न्यूमेरिकल्स आपको अपने आप सोल्व करने हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक
केवल थ्योरेटिकल है, मैं आपको केवल बता देता हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। टॉपिक है कैरियर्स ऑफ करंट। तो जो करंट कैरियर्स होते हैं उनकी हम बात करें तो हम डिवाइड करते हैं जो सब्सटेंसेस हैं उनको 3 कैटेगरीज में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और वैक्यूम। तो जनरली सारी गैसेज आपकी क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। तो इंसुलेटर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, ऐसी वैक्यूम होता है। उसके बाद आता है आपका सॉलिड्स, और सॉलिड्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं भाई, सभी को पता होना चाहिए। सॉलिड से अगर मैं बात करूं तो आपके कंडक्टर होंगे और सेमी कंडक्टर्स होंगे। तो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं, और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल, और कंडक्टर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। समझ रहे हो ना, चार्ज कैरियर्स यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कौन कैरी करवाता है। उसके बाद है लिक्विड, और लिक्विड में आपके होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो लिक्विड के ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है। और सॉलिड्स में आपको मैंने बता दिया है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसका शुरू करेंगे। यहाँ तक जितने भी टॉपिक हो चुके आज के वीडियो में उन सभी को आप रीड आउट कीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई वर्क मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। एक बार वीडियो को देखिए, बुक में आप एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सारी लाइनें एनसीईआरटी और आपके पास जो है सनारोडा दोनों बुक है, दोनों की एक एक लाइन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। यहाँ तक जो पढ़ाया है उसमें से मैंने पहले भी बताया था, अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये समझिए आपको 2 नंबर बिल्कुल बिना मेहनत के किए मिल रहे हैं, क्योंकि 2 ही मेथड है आपके। तो ये है, ये 3-4 चीजें याद रखनी है। वही है कि 2 कलर के नंबर लिखने, तीसरे का मल्टीप्लायर और चौथे का प्लस माइनस जो टॉलरेंस होता है वो लिखना होता है। तो बहुत इजी है, ट्राई कीजिए जितने भी न्यूमेरिकल्स है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।